हेलो बच्चों। आज इंटरमीडिएट 12th की फिजिक्स में हम व्यतिकरण के आगे के टॉपिक को देखेंगे। व्यतिकरण वाला लेसन चल रहा था, उसमें आपको मैंने परिणामी तीव्रता निकालना बताया था कि परिणामी तीव्रता कैसे निकलती है। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता जो निकल गई थी, अब हम देखेंगे संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। ठीक है, व्यतिकरण दो प्रकार की होती हैं, एक संपोषी व्यतिकरण, दूसरा कौन सा होता है, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, एक व्यतिकरण अपने पर रखा संपोषी, दूसरा कौन सा, विनाशी। तो संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो व्यतिकरण मतलब व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर, भाई व्यतिकरण की परिभाषा क्या बताई गई थी कि जब दो या दो से अधिक तरंगें समान आवर्त के किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर उनकी अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ बिंदुओं पर उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम, और कुछ पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर, माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है, वह संपोषी व्यतिकरण होता है। और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, वह विनाशी व्यतिकरण होता है। तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दो चीजें बताई गई आपको। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण फिर से सुन लीजिए क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण, देखियो, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, वह कहलाती है आपकी संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, वह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, डिस्ट्रक्टिव मतलब जिसमें इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए देखिए, आज हम उसी की बात करेंगे, जो है संपोषी व्यतिकरण की शर्तों के बारे में। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है मैंने बता दिया, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है ये भी बता दिया मैंने। अब मैं शर्तों के बारे में बात करूंगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण की शर्त। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण की शर्त। ठीक है, देखिए, आपने परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा था, याद है? ठीक है, परिणामी तीव्रता का सूत्र इसी पे है सब। परिणामी तीव्र डिफिनेशन में यही है, तीव्रता के सूत्र से। देखो, परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा आपने? आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस क्या पढ़ा, I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। देखो, इस पूरी इक्वेशन को आपको देख के ये पता लग रहा होगा कि मैक्सिमम कब होगा। इस पूरी इक्वेशन को आपको देख के पता लगा कि इक्वेशन मैक्सिमम कब होगी। भाई, आपको संपोषी व्यतिकरण की शर्त चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इंटेंसिटी है, परिणामी तीव्रता है, वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ये डेफिनेशन कहती है। ठीक है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को देखिए और कहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये जो है ये मैक्सिमम इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, देखो, ये आपका cos फाई का मान, अगर cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, अगर cos फाई की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, तो आई आर का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो ये बात लिखते हैं, आप ध्यान देना। देखिए, परिणामी तीव्रता के अधिकतम के लिए, परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, यदि cos फाई का मान क्या हो, एक हो। मतलब समझे? देखो, cos की मैक्सिमम वैल्यू, cos और sin की मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो cos फाई का मान एक, तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप देखो, हेडिंग है आपको, इसमें कई सारी हेडिंग मिलेगी। ठीक है, शुरुआत करें। देखिए, पहली हेडिंग होगी आपकी परिणामी। देखो, पहली हेडिंग होगी आपकी परिणामी तीव्रता। सबसे पहले ये डाल देते हैं, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ये आपके इस टॉपिक में है। ठीक है, नीचे परिणामी तीव्रता। ठीक, देखो, परिणामी तीव्रता, अब cos फाई की वैल्यू एक हो गई, है ना? परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो cos फाई की वैल्यू क्या मानी आपने, एक। तो इसका मतलब जो आई आर है, आई आर, अगर मैं I1 लिखूंगा, I2 लिखूंगा, तो 2 रूट क्या बचा आपका, I1 और I2, और cos फाई मैंने एक ले लिया, और cos फाई जैसे ही एक लिया, यहाँ पे लग गया क्या, मैक्सिमम। क्या हो गया, मैक्सिमम। अब आप चाहें तो आई आर मैक्सिमम इज इक्वल टू I1 को लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस कितना, रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 और कितना, I2, ऐसा लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन अब देखो, यहां से एक चीज पता लग गया आपको कि अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होता है क्या, आई आर मैक्सिमम। ठीक है, आई आर मैक्सिमम जो है वो ये होता है आपका। ठीक,
ये सूत्र था IR मैक्सिमम का, याद रखना। ये शर्तें हैं, तीव्रता अधिकतम हो गई, ठीक। अब तीव्रता के बाद आयाम निकाल लेते हैं। आयाम, चार चीजें निकलती हैं आयाम। देखो परिणामी तीव्रता निकलती है, आयाम निकलती, कलांतर निकलता, पथांतर। आप जो मन चाहे वो पहले बाद में निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं आयाम निकाल रहा हूँ, ठीक है। नोट्स में शायद पहले कलांतर निकाला है, कुछ भी निकाल सकते हैं। आयाम, आयाम के दो, आयाम का फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा था, AR स्क्वायर और बराबर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस कितना था A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और क्या था cos फाइव, ठीक। यहाँ भी cos फाइव का मान एक रख लो, cos फाइव का मान क्या रखेंगे एक, जैसे cos फाइव का मान एक रखेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा ये यार, ठीक है। तो देखो AR मैक्सिमम का स्क्वायर R सफिक्स में है इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस कितना 2A1 A2 इंटू cos फाइव का हमने एक रख दिया गया, कर दिया ना। देखो ये A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB फार्मूला है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो AR मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चाहे तो लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये आप अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक। अगर मैं दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्गमूल ले लेता हूँ तो देखो AR स्क्वायर का मैक्सिमम अगर देखें तो ये हो जाएगा AR और साथ में मैक्सिमम वर्गमूल ले लिया तो स्क्वायर हट गया। यहाँ पे अगर वर्गमूल लेंगे तब भी आएगा A1 प्लस कितना A2। ये हो गया परिणामी आयाम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका परिणामी आयाम, ये हो गया परिणामी आयाम, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको कलांतर, अगला टॉपिक क्या होगा कलांतर, ठीक है। अब देखो कलांतर, अगर यहाँ मैं हेडिंग डालूंगा कलांतर, तो कलांतर कैसे निकालेंगे, देखो मैक्सिमम के लिए, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos फाइव इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, cos फाइव इज इक्वल टू 1। अब जरा देखो ये 1 कहाँ कहाँ मिलेगा, cos फाइव जो है 1 कहाँ कहाँ मिलता है, cos 0 डिग्री पर मिलता है ना। 0 के बाद कहाँ पर मिलता है, अगर याद हो तो 2 पाई पे मिलेगा, नहीं 4 पाई पे मिलेगा, फिर किस पर मिलेगा 6 पाई पर मिलेगा, फिर किस पर मिलेगा 8 पाई पे मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको। 0 पर मिलेगा, 4 पाई पर मिलेगा, 2 पाई पर नहीं 2 पाई पर मिलेगा, गलत हो गया, एक और बीच में मिलेगा 2 पाई पर। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे मिलेगा आपको, ठीक। तो अगर कॉस कॉस कैंसिल कर दें तो फाइव बराबर क्या मिला 0 डिग्री, या तो 2 पाई पे मिलेगा या 4 पाई पे मिलेगा या 6 पाई पे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो अगर देखो सब ये सम संख्या है ना, 2 4 6 8 10, ठीक। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ फाइव इक्वल टू n और इंटू साथ में कितना पाई, ये हो गया कलांतर। कलांतर क्या हो गया फाइव इक्वल टू n पाई, जहां n जो n बराबर क्या लेंगे 0, जहां n बराबर क्या लेंगे 0 1 2 3 4, क्योंकि n बराबर 0 पर सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगी, n बराबर 0 पर क्या मिलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम, एक पर उसके ऊपर ऐसे रखते चले जाएंगे वैल्यू। देखो 0 रखा तो ये वाला, 1 रखा तो ये वाला, भाई 1 रखा तो आपको 0 1 2 3 4 5 रखते चले जाए 2n पाई, सॉरी सम संख्या बनानी है ना 2n पाई करना पड़ेगा, या 2n पाई करना पड़ेगा, सम संख्या बनानी ना, विषम संख्या थोड़ी बनानी। तो देखो भाई 2 4 6 8 मतलब सब सम संख्या है ना, 0 2 4 6 8 10 12 14, तो दो तो यहाँ पर 2n पाई हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा आपका 2n पाई, ठीक। ये हो गया आपका। अब कलांतर के बाद देखते हैं पथांतर, क्या निकालते हैं पथांतर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। व्युत्क्रमण की शर्तें, देखो संपोषी तथा विलासी व्युत्क्रमण की शर्तें पूछी जाएगी, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक आता संपोषी तथा विलासी व्युत्क्रमण की शर्त के, तो ये सब करना है आपको जो करवा रहे हैं। एक आता केवल व्युत्क्रमण की शर्तों का उल्लेख करिए, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, लास्ट टॉपिक वही होगा। तो देखो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे आप, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक संपोषी तथा विनाशी व्युत्क्रमण की शर्तों का उल्लेख कीजिए, तो ये सब करेंगे जो ये है, ठीक है। आप व्युत्क्रमण की शर्त में परिणामी तीव्रता निकालेंगे, आयाम निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे, पथांतर निकालेंगे, ये चार चीजें निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि क्या नाम है व्युत्क्रमण की शर्तों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, तो व्युत्क्रमण की शर्त कुछ अलग है, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। चलिए पथांतर देख लेते हैं। चूंकि पथांतर के लिए आपने देखा कलांतर और पथांतर के रिलेशन निकाला गया था, ठीक है, कलांतर और पथांतर में एक रिलेशन था
फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, क्योंकि फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये पढ़ा गया था, ठीक। तो यहाँ पर समपोषी प्रतिकोण के लिए आप क्या करेंगे, फाई देखो कालांतर निकाल रखा 2n पाई, तो ये हो जाएगा 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा आपका 2n लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और डेल्टा एक्स बराबर सीधे से n लैम्डा आ जाएगा, n बराबर 0 1 2 एंड सो ऑन। देखो जैसे 0 रखेंगे तो जहां पर पथांतर 0 होगा वहां पे हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी, ठीक है, जहां पर पथांतर 0 होगा वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी, तो 0 रखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा बने, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके समपोषी प्रतिकोण की शब्द का उल्लेख हो गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, विनाशी प्रतिकोण की शब्द का उल्लेख करते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं, ये हटा देते हैं, विनाशी व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण यहाँ पर लिख लेते हैं, विनाशी व्यतिकरण, ठीक, विनाशी व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख, शुरू करें, ठीक। देखिए विनाशी व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख अगर करना है तो आपको मैंने समपोषी व्यतिकरण के बारे में बता रखा, अभी भी मैंने बताया कि समपोषी व्यतिकरण वहां होता है जहां पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, और विनाशी व्यतिकरण में भी वही काम करेंगे, विनाशी व्यतिकरण वहां होता है जहां पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले काम वही करेंगे, देखो परिणामी तीव्रता का सूत्र लिखेंगे, परिणामी तीव्रता आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, ठीक। अब देखिए चूंकि 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 तीव्रता जो है न्यूनतम होने के लिए, चूंकि विनाशी व्यतिकरण के लिए, चूंकि विनाशी व्यतिकरण के लिए व्यतिकरण के लिए cos फाइव का मान क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, cos फाइव का मान क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। इसलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, आई यहाँ पर डाल देंगे तीव्रता, हेडिंग है क्या डाल देंगे, तीव्रता, ठीक। तो देखो आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 और I2। अब ये हो गया आई आर क्या, मिनिमम, ठीक, इसको लिख सकते हैं आप आई आर क्या लिखेंगे, मिनिमम, आई आर मिनिमम, क्लियर है। चलिए देखिए हाँ, चलिए बच्चा देखिए ये हो गया आपका आई आर मिनिमम, ठीक है। अब आई आर मिनिमम का मतलब ये हो गया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट I1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 और कितना I2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से अगर आई आर मिनिमम चाहते हैं ये आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई आर मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1, हाँ रूट I1 माइनस का रूट I2 का होल स्क्वायर, देखो ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ये भी है ना, तो ये हो गया आई आर मिनिमम, ठीक है, ये आई आर मिनिमम का सूत्र हो गया आपका, मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगी, और ये विनाशी व्यतिकरण के लिए, ठीक। अब देखो आयाम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयाम, देखो आयाम के लिए सूत्र क्या पढ़ा आपने, आयाम के लिए, ठीक है, देखो आयाम के लिए पढ़ रखा है आपने ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस कितना A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। अब cos फाइव की वैल्यू 1 रखनी है, -1 रखनी है, देखो मिनिमम के लिए cos फाइव की वैल्यू कितनी, -1, तो यहाँ पे रख लो, ठीक। ए आर स्क्वायर
2a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई का मान -1 तो माइनस में हो गया, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। समझ जाएंगे, देखो A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस 2AB हो गया आपका, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। अब देखो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक। दोनों पक्षों का वर्गमूल जैसे लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, देखो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा AR और ये मिनिमम हो जाएगा AR मिनिमम और साथ में A1 माइनस कितना A2। ये इसका फार्मूला होता है परिणामी आयाम का। देखो विनाशी व्यवकरण में परिणामी आयाम ये और परिणामी तीव्रता ये, ठीक है। याद करनी है इस टॉपिक। अब देखो अब आता है कलांतर का टॉपिक। क्या आता है कलांतर, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर डालेंगे कलांतर, ठीक। देखो कलांतर के लिए चूंकि cos फाई इज इक्वल टू -1 है, cos फाई इज इक्वल टू कितना है -1 है। अब याद करो कि -1 कहाँ कहाँ मिलता है आपको। देखो cos में माइनस कहाँ कहाँ मिलता है, याद होना चाहिए आपको। cos में माइनस जो है वो फाई बराबर या तो पाई पे मिलेगा, या तो 3 पाई पे मिलेगा, या 5 पाई पे मिलेगा, या 7 पाई पे मिलेगा, या एंड सो ऑन ऐसे मिलेगा। सारे ऑड नंबर उसमें मिलेंगे। 5 3 पाई 3 पाई पे है, 5 पाई पे, 7 पाई पे, इन सब सारे ऑड नंबर्स पे आपको मिलेंगे। जितने भी ऑड नंबर्स हैं वहां पे आपको मिलेगा। क्लियर है, ठीक। जब सारे ऑड नंबर्स पे मिल रहा है तो आप कलांतर क्या लिख सकते हैं, ऑड नंबर कैसे बनाते हैं। तो फाइव बराबर आप लिख सकते हैं 2n, पहले सम हो गया, इसमें से एक घटा दो और ये बना लो पाई, ठीक। ये बन गया आपका क्या कलांतर। ये विषम नंबर बन गया। देखो इससे पहले वाले में सम किया था तो 2n किया था, ठीक है। मतलब किसी चीज को 2 से गुणा करते हैं तो सम नंबर बन जाता है, ठीक है। यहाँ से उस सम में से एक घटा दो, ठीक है, या एक जोड़ दो, दोनों हो सकता है, या माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, पॉसिबल है। 2n प्लस 1 भी हो सकता है, दोनों सही है। तो माइनस से लगा रहे हैं 2n माइनस 1 और इंटू कितना पाई। अब n इज इक्वल टू, अगर मैं 0 से रखना शुरू करता हूँ, ठीक है, 2n इज इक्वल टू 0 से रखना शुरू करता हूँ, n इज इक्वल टू आप 1 से रखिए, 1 2 3 4 आप रखते चले जाइए, क्योंकि 0 पे तो मैक्सिमम मिलता है। रखिए आप, कलांतर निकल आएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया कलांतर। अब आ जाते हैं पथांतर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पथांतर। चलिए देखते हैं, ठीक। तो पथांतर, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, पथांतर, ठीक। व्युत्क्रम में क्या डालेंगे, पथांतर। अब देखो अगर पथांतर की बात करें तो पथांतर का फार्मूला, एक रिलेशन पढ़ाया गया आपको, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये आपको कलांतर और पथांतर में संबंध बताया गया, ठीक है। क्या बताया गया, कलांतर और पथांतर में संबंध, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कलांतर और पथांतर में संबंध, ठीक। अब यहाँ से डेल्टा एक्स बराबर अगर निकालेंगे, फाई का मान रख लें यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना आपका, देखो ऊपर से 2n माइनस है, फाई का मान रखेंगे 2n माइनस 1 इंटू पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो यहाँ से पाई क्या हो गया, कैंसिल, मतलब डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, विनाशी के लिए देखो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन कर लूँ, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको डेल्टा एक्स को 2 से कॉमन करके काट दूँ, ठीक है, 2 कॉमन करके काट दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा भी हो जाएगा। ये भी सही है, ऊपर भी सही है नीचे भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया पथांतर। तो इस प्रकार से आपको संपोषी तथा विनाशी व्युत्क्रम की शर्तों के उल्लेख जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके कलांतर पथांतर और जितना भी ये सब निकलवाया गया है आज के टॉपिक में, ठीक है, वो इतना आप जो है अच्छे से इसको तैयार करेंगे, ठीक है। आयाम भी आपको पता लग गया, ठीक है, सब चीज़ें निकल आई हैं आपकी, है समझ में कि नहीं आया। इस तरीके से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आज के लेक्चर में अब इतना ही होगा, ठीक है, विनाशी व्युत्क्रम। अब अगले लेक्चर में आपको यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग की व्याख्या की जाएगी, और यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग के साथ साथ आपको यंग डबल स्लिट में एक्सपेरिमेंट से फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक भी आपको निकालना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए सभी लोग।